बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आज अहम पेशरफ्त और अहम खतूत सामने आए और उनका जिक्र किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से साइफर केस की समाअत चल रही थी। केस साइफर का और चर्चे एंथ्रैक्स के जारी रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को डराने के लिए दूसरा वार यह किया गया और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को पाउडर भरे धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। दो जजेस के अमले ने खतूत खोले तो इसके अंदर पाउडर मौजूद था और इसमें खतूत मिलने पर इस्लामाबाद पुलिस की एक्सपर्ट टीम जो है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई और उसमें तहकीकात के लिए भी जो है उनको कह दिया गया। और इसमें जो जिसकी जानिब से ख़त लिखा गया उसको रेशम अहलिया वकार हुसैन के नाम से लिखा गया, लेकिन उनका एड्रेस वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत के आखिर में यह बताया गया और उसको थ्रेट कंसीडर किया गया चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और उनके समेत 8 जजेस को ये खतूत मौसूल हुए। ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। और दूसरी जानिब बानी तहरीक इंसाफ को एक और केस में जो है वो बरियत मिल गई और उनको इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला सुनाया। तोड़फोड़ केस में असद उमर, राजा खुर्रम नवाज और बानी तहरीक इंसाफ को बरियत यहाँ पे मिली है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से कोई भी सबूत जो है वो पेश नहीं किया गया। पब्लिक और सरकारी मुलाजिमीन को उकसाने का इल्ज़ाम था बानी तहरीक इंसाफ, असद उमर और राजा खुर्रम नवाज पे। और दूसरी जानिब सेनेट के इंतखाबात हुए, उस पर जो नताइज सामने आए उसमें इसहाक डार साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, राना महमूद अल हसन और बिलखुसूस इनमें फैसल वावडा साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इसमें कामयाब करार पाए। और इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि जो मखसूस नशस्तों के हवाले से सीटें हैं इन पे हल्फ उठाने नहीं देंगे। और केपी में अपोजिशन लीडर अबैदुल्ला जो है उनकी जानिब से कहा गया कि सीएम साहब जो हैं वो टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। ये कानून को नहीं मानते, ये आइन को नहीं मानते, ये इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, ये सिर्फ ये कोर्ट को नहीं मानते, ये सिर्फ मानते हैं तो कैदी नंबर 804 की डायरेक्शंस को मानते हैं। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है जिसमें वारिस रजा साहब हैं, रजा सैयद साहब हैं, सफीना खान साहबा होंगी। जानते हैं क्या उनका नुक्ता नज़र होगा इस हवाले से। रजा सैयद साहब, रजा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पहले जो 6 जजेस का खतूत थे उन हवाले से ख़त लिखा गया और उसमें मुतालबा किया गया और उसमें भी इस तरह की चीज़ें सामने आई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और उनके समेत 8 जजेस को जो है वो खतूत मौसूल हुए और उसमें भी धमकी आमेज जो है वो कंटेंट उनको मिला है। तो ये मामला कहाँ जा रहा है, किस तरह के मामला सामने आ रहे हैं? साइफर का ये मामला था और इस पे समाअत के दौरान उन्होंने जो है इस चीज़ को पॉइंट आउट किया और ये भी बताया कि इसी वजह से ये जो बेंच था ये ताखीर का शिकार हुआ आज। रजा सैयद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि आपने जिक्र किया है कुछ मुबैना खतूत का कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को मौसूल हुए हैं। वो हिस्सा मुझे समझ में आया, मैं उसके ऊपर यकीनन बात कर सकता हूँ। तो ये बात ये है कि इस वक्त ये एक बहुत ही एक गंभीर सूरत हाल है और इस गंभीर सूरत हाल में जो जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 अदद, वो कंप्लेनेंट है। उन्होंने एक शिकायत जमा कराई हुई है हायर फोरम के ऊपर और उस शिकायत के ऊपर हायर फोरम यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच जो है वो तश्कील पा चुका है। वो बेंच यकीनन इसके तमाम पहलुओं को वो करेगा, एग्जामिन करेगा और देखेगा कि इसकी क्या इसमें हकाइक क्या है और अगर मुमकिन तौर पर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो किसकी है और किस हद तक है और फिर उसको आगे लाहे अमल क्या हो। ये सारी चीज़ें एम्बिट है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट फोरम है वो। अब सवाल ये है कि क्योंकि ये रोज़ाना मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है और एक हाईली पोलिटिसाइज डिबेट है और एक सियासी जमात जो मुहर्रिक समझी जा रही है इस सारे मामले की, यानी जिसकी इमा पर या जिसकी ख्वाहिश पर या जिसकी आशीर्वाद से या जिसके कहने पे ये सारा मामला खड़ा हुआ है,
वो सियासी जमात जो है वो अब एक मीडिया हाइप क्रिएट कर रही है इसकी। वो अपने हम ख्याल जो मीडिया में लोग बैठे हुए हैं उनके जरिए से क्या साराइयां करवा रही है, उनके जरिए से एंगलिंग करवा रही है और उनके जरिए से इस मामले को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बना रही है इस वक्त। ऐसे में अगर अगर 6-8 खत ऐसे आ जाते हैं कि जिनके अंदर कोई बॉर्डर भरा हुआ है और जिनका भेजने वाले का कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ, तो इससे फायदा किसको हो रहा है, हमें इसको इस तरह से देखना पड़ेगा। जाहिर है जो खतूत थे उनमें जो बॉर्डर था, अगर वो कोई जहरीला मादा होता, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, तो उसका नताइज तो एक भयानक खबर की शक्ल में सामने आते कि जनाब खतूत में जहरीला मादा था और खत खोलने वाले जो हैं वो जहरीले मादे का शिकार होकर उनके साथ खुदा ना खास्ता कुछ गलत या बुरा हो गया। ऐसा नहीं है, सिर्फ पाउडर निकल रहा है खत के अंदर से। अब सवाल ये, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि खत मौसूल नहीं हुए, खत तो यकीनन मौसूल हुए होंगे, लेकिन खत भेजने वाला कौन है, इसको समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इस मामले को नेगेटिव हाइप देने का फायदा किसको होगा। आया कि इस मामले को नेगेटिव हाइप देने का फायदा उन एजेंसियों को होगा कि जिनके खिलाफ ये खत लिखा गया है, या इस मामले को नेगेटिव हाइप देना उस सियासी जमात के फेवर में जाएगा कि जो इस सारे मामले के ऊपर शोर शराबा कर रही है। ये सोचने की बात है। अब जहां तक खत भेजने का ताल्लुक है, तो भाई वो सियासी जमात जो है उसको तो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उनके पास मदद मौजूद है। गोल्ड स्मिथ खानदान है इतना मशहूर यहूदी बिरादरी का, उनकी सपोर्ट है उस सियासी जमात को। उसके अलावा दुनिया के बेशतर ममालिक में उनके हामी बैठे हुए हैं। पड़ोसी मुल्क भारत से भी उनको रोजाना की बुनियाद पे, अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करें तो वहाँ रेगुलर बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर उनके जो लीडर हैं और उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको बड़े फखरिया अंदाज में और बड़े मखसूस अंदाज में डिस्कस किया जाता है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। तो एक ऐसी सियासी जमात जिसको आपके दुश्मन ममालिक की हिमायत भी हासिल है, जिसको यहूदी लॉबी की मदद हासिल होने के बारे में भी एक तवील अरसे से बाज़गश्त मौजूद है और ओवरसीज फंडिंग भी उनके पास मौजूद है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी उनके पास है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है कि वो 6-8 खत जो है वो बॉर्डर डलवा के किसी से कुरियर के जरिए भिजवा दें। और पाकिस्तान के अवाम की एक बड़ी तादाद भी उनके फॉलोअर है। कुरियर सर्विस में मुलाजमत करने वाले बहुत सारे ऐसे उनके जांबाज जानिसार हो सकते हैं कि जो अपने लीडर की मोहब्बत में जो है वो बगैर चेकिंग के किसी भी खत को हवाला डाक कर सकते हैं। मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर, मुझे नहीं मालूम कौन सी कोरियर सर्विस के जरिए से वो खतूत वहाँ पहुँचे, लेकिन जिस कोरियर सर्विस से वो खतूत पहुँचे मुझे यकीन है कि उनसे भी तहकीकात होंगी, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये खतूत आपके पास जो है वो कहाँ से चले थे, किसने पोस्ट किए थे और कौन पोस्ट करने आया था। क्योंकि जितनी भी कोरियर सर्विसेज हैं इस वक्त, यानी ऑफिशियल जो ऑफिशियल लाइसेंस के तहत ऑपरेट कर रही हैं, उनके कुछ एसओपीज हैं, जिसके अंदर एक एसओपी ये भी है कि जिस जगह पर डाक वसूल की जाती है वहां पे कैमरे लगे हुए होते हैं। यानी कोरियर सर्विस की जो दफ्तर है जहां पर आप जाके डाक हवाला डाक करते हैं अपनी कंसाइनमेंट को, वहां पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं और न सिर्फ कैमरे लगे होते हैं बल्कि आप खुद ही भरते हैं वहां पे जाके, एड्रेस वगैरह आपको अपने हाथ से लिखना होता है, फोन नंबर और वगैरह वगैरह, ये सारी तफसीलात, बल्कि शनाख्ती कार्ड नंबर तक भी अब तो जो है वो कोरियर सर्विस वालों को दरकार होता है। हाँ, तो ऐसे में कोरियर कंपनी से ही तहकीकात का आगाज होगा और कोरियर कंपनीज जो हैं वहीं से कोई लीड मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पकड़ा जाएगा। मैं आपको वाज़ेह बता दूं, मुझे कोई ऐसी मुझे खुशफहमी नहीं है कि ये खत भेजने वाले पकड़े जाएंगे, इसलिए कि ये इसमें मोस्ट लाइकली होगा ये कि कोरियर कंपनी के अपने लोगों की कहीं ना कहीं कोई कनाइवेंस होगी, जिन्होंने अपने महबूब कायद की खुशनुदी के लिए जो है ये खत जो है वो प्रोसेस करवा दिए होंगे बगैर प्रॉपर चेकिंग के, और वो भी कहीं नहीं पकड़े जाएंगे। और महबूब कायद जो हैं उनको फायदा इसका ये हो गया कि महबूब कायद के फेवर के जितने भी मीडिया वाले हैं वो सारे के सारे इस मामले को, इन खतूत को बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी तस्दीक के वो उठा के पिन कर देंगे किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर, और ये वावेला मचाना शुरू कर देंगे कि देखो इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन पे दबाव डालना शुरू कर दिया है।
रज़ा साहब जी इसमें अगर किसी इदारे पे किसी ख़ास इदारे पे इल्ज़ामात आते हैं, जैसे आपने कहा कि तवक्कुआत तो ऐसी नहीं है कि इस पे तहकीकात करने के बाद कोई चीज़ सामने आए, लेकिन यह है कि अगर किसी इदारे पे इल्ज़ामात आते हैं तो ये इदारे की मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ को वाज़े करके क्लियरली इस पे इन्वेस्टिगेट करके उन किरदारों को सामने लाए। देखिए जनाब, कानून को समझने की कोशिश कीजिए। जिस इदारे के ऊपर नाम लेकर इशारा किया गया है, उस इदारे की का मौक़िफ़, उस इदारे के लोगों की अगर निशानदेही है, तो वो अदालत का काम है, अदालत करेगी, वो मैं और आप नहीं कर सकते। और ना ही इदारा अज़ खुद, इदारे सो मोटो नहीं लेते, सो मोटो लेने का काम जो होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। इदारा खुद उठ के नहीं आ जाएगा कि जी हमारे खिलाफ शिकायत आई है, तो अब बताएं हमें क्या करना है, नहीं। इदारे वालों को अदालत जब बुलाएगी, उनसे जो सवाल पूछेगी, वो उसका जवाब देने के पाबंद होंगे आइन और कानून के मुताबिक। खुद से देखिए, यही तो बात है ना, असल बात देखिए, आपने आपके सवाल में एक जवाब मिल गया बहुत बड़ा। इदारों की मजबूरी यही है कि इदारे जो हैं वो रोजाना मीडिया पर आकर या यूट्यूब पे बैठ के अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर सकते। खुद से। हाँ, देखिए ना, आज चीफ जस्टिस से मंसूब ये रिमार्क्स भी हमारी नजर से गुजरा, जिसमें उन्होंने जो है ना तंज़िया अंदाज में और तंबीही अंदाज में बात कह दी कि अब हम भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लें। मतलब उन्होंने जो मिस रिपोर्टिंग करने वाले जो अनासिर हैं, उनको मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने आज ये एक रिमार्क दिया है कि आप लोग जिस तरीके से, यानी आपको अल्लाह का खौफ नहीं है, आप जिस तरीके से मिस रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या उसका तोड़ करने के लिए क्या अब हम अपना यूट्यूब चैनल खोल लें। ये बात कहनी पड़ गई चीफ जस्टिस को। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो सियासी मकासद या साजिशी मकासद के हुसूल के लिए मीडिया जो है ना, वो सबसे ज्यादा मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है कि भाई खत चले गए, अब खत भेज दिए किसी भी XYZ कोरियर सर्विस में बैठे हुए यूथ, जो अहले यूथ के किसी सहूलतकार ने, और उसके ऊपर मैं और वारिस साहब बैठ के जो है ना वो एजेंसियों पे उंगलियां उठाना शुरू कर दे, तो बस मकसद पूरा हो जाएगा। मैं अगर एजेंसियों का नाम ले लेके बात शुरू कर दूं, या वारिस साहब या आप एजेंसियों का नाम लिए बगैर ही उनकी तरफ इशारा करना शुरू कर दें, तो लो भाई, उनका काम तो पूरा हो गया ना। वो यही तो चाह रहे थे कि एजेंसियों को मुतनाज़ा बनाया जाए, वो यही तो चाह रहे थे कि इस पूरे तहकीकाती अमल की क्रेडिबिलिटी को जीरो किया जाए। तो वो सहूलतकारी आप और मैं कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, जिन्होंने ये काम किया है उनकी सहूलतकारी इनडायरेक्टली मैं और आप कर रहे हैं इस मौजू को बिलावजह मौजू बनाकर। जी नहीं, इसमें रज़ा साहब बात यह है कि माजी में देखा, अगर किसी चीज़ पे किसी इदारे पे इल्ज़ाम आयद होता है तो डेफिनेटली वो इदारे का तर्जुमान जो है उस चीज़ की वजाहत तो करता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर अदालत उनका मौक़िफ़ तो ज़रूर लेगी, तो अपनी इनिशियल तहकीकात तो मुकम्मल होनी चाहिए ताकि उस पर वहाँ पे खुद को वो कर सकें। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसियां जो होती हैं ना, उनके कोई तर्जुमान नहीं होते। दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, पाकिस्तान की कम से कम मैं वसूख से बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज के तर्जुमान नहीं होते। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई मीडिया विंग नहीं है ऐसा कि जिसके अंदर पब्लिक रिलेशनिंग हो रही हो, या जहां से बैठ के जो है ना कोई तर्जुमान बयान जारी करता हो। अफवाह पाकिस्तान का भी एक जगह से होता है जो ISPR कहलाता है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, वहां से उनका वो जारी होता है अगर कोई एलामिया अफवाज पाकिस्तान का है। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी का अपना कोई तर्जुमान नहीं होता। अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों का कोई तर्जुमान होता तो वो यकीनन इस मामले पर प्रोएक्टिवली या रिएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा होता। अभी क्योंकि है ही नहीं, आप जाएं, फिर चले जाइए अपारा और कैमरा लेके, अपना माइक लेके, और अपारा का दरवाजा खटखटाइए और उनसे कहिए कि जनाब आपके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, तो आप क्या कहना चाहते हैं। तो अगर उनका कोई तर्जुमान होगा तो वो दरवाजे पे आएगा और आके आपको जवाब दे देगा। यही हो सकता है। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो कोई तर्जुमानी नहीं होती इंटेलिजेंस एजेंसियों की पाकिस्तान में। ठीक है, वारिस साहब, क्या नुक्ता नज़र होगा आपका इस हवाले से? जैसे रज़ा साहब ने कहा कि तर्जुमान नहीं होते और जस्टिफाई खुद से वो नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि अगर मामलात होते हैं, उनको बुलाया जाता है, मौक़िफ़ लिया जाता है, तो वहाँ पे वो अपना मौक़िफ़ और ख़ुद को जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए हमजा, अगर आप इस पूरी सूरत हाल को समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको आज से 2 साल पहले लेके जाऊंगा। जब ये PTI बरसरे इख्तिदार थी तो क्या कुछ करती थी, उसको अब छोड़ दीजिए आप।
लेकिन जब इख्तिदार से नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद जब उनको इख्तिदार से हटाया गया या आईनी तौर से इख्तिदार से वो हटे, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की तमाम के, देखिए मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूँ जो कि शायद के आपके नाज़रीन को या आपको भली न लगती हो, मैं ये कहता हूँ कि ये इंतशार फैलाने की एक जमात है। ये जो है तहरीक इंसाफ जिसका नाम है, ये इंतशार की एक तहरीक है और इसने इदारों से लेकर तमाम के तमाम कवानीन आइन किसी चीज को नहीं मानना और यही उन्होंने माहौल भी पैदा किया है। मिसाल के तौर पर आप जो अभी आपने बात की ना रजा साहब से कि जनाब तर्जुमान बात कर दें, फर्ज किया, अव्वल तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया आपको और बहुत दुरुस्त जवाब दिया है कि तर्जुमान कभी भी पॉलिटिकल जमात के तो हो सकते हैं लेकिन सरकारी इदारों के तर्जुमान नहीं हुआ करते। लेकिन फर्ज किया एक हाइपोथेसिस के तौर पर हम मान लेते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, माजी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं किसकी? DGISI, DGISPR, DGISI साथ बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस माजी में की गई हैं। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि DGISPR के मदियत में कॉन्फ्रेंस हुई है। आप इसको भूल जाते हैं। देखिए आप चीजों को कभी भी, हम मीडिया के लोग हैं, कभी भी चीजों को हाइप नहीं देनी चाहिए, गलत नहीं मोड़ना चाहिए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सेकंड नंबर पर जो है ना DGISI बैठे थे और अपनी उन्होंने वजाहत दी जिसके आप हवाला दे रहे, ठीक है? तो वो DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इस गलतफहमी से निकल जाइए, और अगर ये गलतफहमी आपके जहन में है या PTI के जहन में है, और यही बात, यही तो मैं करना चाह रहा हूं आपसे बात कि यही गलतफहमियां, यही गलत रुझान, यही गलत जो है ना तरीक़ेकार PTI ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि तहरीक इंतशार है, पाकिस्तान के तमाम साफ को, पाकिस्तान के सियासी समाज को, सियासत को, समाज को, मईशत को बिगाड़ना चाहती है, बिगाड़ चुकी है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर हाइपोथेसिस जो मैं बात कर रहा था, हाइपोथेसिस रख लीजिए कि अगर तर्जुमान वजाहत देता है तो PTI ने वो माहौल बनाया है, 804 के कैदी ने वो माहौल बनाया है इस समाज में कि आप कानून दान और कानून पसंद या कानूनी इदारों के किसी भी तर्जुमान की कोई भी बात आप उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। आप अवाम में उस बात को रद्द कर दिया जाता है। ये है आपका माहौल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि तहरीक इंतशार ने बनाया है। वारिस साहब, इसका सल्यूशन, इसका सदेबाब क्या होगा? ये सवालात, तल्ख सवालात, शायद इसी वजह से इनका मकसद या इनके मकासद यही है कि अब किसी तरीके से अवाम में ये जो तशवीश की लहर दौड़ रही है इसको क्लियर किया जाए, इन सवालात के जवाबात मिल जाएं किसी तरीके से। देखिए आपने अभी, और देखिए हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है ना, वो गुफ्तगू जो है वो पॉजिटिव पैराइए में हो रही है। आपने अभी एक ISI के DG की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, मैंने आपको उसकी वजाहत कर दी। अच्छा, आप जब हमजा को वजाहत कर दी तो हमजा उससे सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है? बात यह है कि हमजा चूंकि उस कौम यूथ से ताल्लुक नहीं रखता और एक संजीदा फर्द है और संजीदा नौजवान है, लिहाजा उसकी बात समझ में आ गई। अब आपने पूरी कौम यूथ को इतना तहस नहस कर दिया है, समाजी तौर से, अखलाकी तौर से और कानूनी तौर से, कि न वो कानून को मानते हैं, न वो अखलाक को समझते हैं, न वो तहजीब को समझते हैं। सर, तो मेजॉरिटी इस तबके की है यहाँ पर जो आप लकब दे रहे हैं कौम यूथ, मेजॉरिटी है वो यहाँ पे? नहीं, मेजॉरिटी तो नहीं है, मेजॉरिटी कभी भी नहीं होती है। देखिए हमेशा मिनॉरिटी का, आप मुझे बताइए, शैतान एक है ना? शैतान तो एक ही है ना, और अरबों इंसान है।
तो एक शैतान अरब पर कैसे हावी है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि एक शैतान अरबों के इंसान की अक्लो होश अक्लो हवास पर कैसे हावी है? वारिस साहब आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन बात करने का मकसद यह है कि अगर मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है, तो फिर इन बातों का या इस तबके का इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि माइनॉरिटी इंतशार फैलाती है। जब माइनॉरिटी इंतशार फैलाती है, जब बेरारवी की जानिब ले जाती है, तो नौजवान नस्ल, आप याद रखें, नौजवान नस्ल जो होती है वो जल्दी गुमराह होती है, इसलिए कि वो नापुख्ता जहन होते हैं, वो बालिग नजर नहीं होते, वो तजर्बेकार नहीं होते, लिहाजा इस वक्त उनके बिगड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, उनके बेरारवी होने के ज्यादा। मैं कोई इल्जाम नहीं दे रहा नौजवान नस्ल पर, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं कि जो फितरत के फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि उनकी नौ उम्री होती है, लिहाजा नौ उम्री में वो नासमझ होते हैं, और नासमझी में वो बहुत सारे ऐसी बातें जो कि उनको अट्रैक्ट करती हैं वो मान लेते हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ कानून की कोई गुंजाइश है? यानी आप अंदाजा कीजिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि ओथ लीजिए, और आपका स्पीकर जो है ना ओथ नहीं ले रहा, यानी कानून को रद्द कर रहा है, कानून को कुचल रहा है, कानून का सर कुचल रहा है। सर, वो तो स्पीकर। माजी में कई ऐसे दर्जनों केसेस सामने आए कि अदालतों के अहकामात को इन इदारों की जानिब से भी जो है वो रोंदा गया, और ओहदेदारान जो थे निगरान सेटअप पे बैठे हुए उनकी जानिब से भी रोंदा गया। खैर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। रजा सैयद साहब हैं, वारिस रजा साहब है और सफीना खान साहब हैं। बानी तहरीक इंसाफ को एक और जो है वो बरियत मिली, और सेनेट के हवाले से इंतखाबात में कामयाबियां हासिल की, और उसके साथ साथ जो है उसमें अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा उनकी जानिब से जो है वो CM KP अली अमीन गंडापुर के हवाले से गुफ्तगू की। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इनको ज़ेरे बहस लाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ को बरियत मिली है, और तोड़ फोड़ के केस पे इस पे असद उमर, राजा खुर्रम नवाज़ और बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है इल्ज़ामात थे कि उन्होंने पब्लिक और सरकारी मुलाजिमीन को उकसाया। और दूसरी जानिब सेनेट के इंतखाबात हुए, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात सामने आए। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा जो है उनके बयानात सामने आए, और इस पे बात करते हैं। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। जी वारिस रजा साहब, वारिस साहब कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या आगे बढ़ें? कहना चाह रहा हूँ, अब इसमें मुख्तसर सी बात यह है कि देखिए, जब आप कानून, अदालत, आइन पर अमल नहीं करते तो, और नौजवान नस्ल जो है, मैंने ये कहा, मैं कोई इल्जाम नहीं दे रहा नौजवान नस्ल पर, उनकी उम्र का तकाजा ये होता है कि वो कच्ची उम्र के होते हैं, बालिग नजर उनकी नहीं होती, लिहाजा उनके जो है वो बेराह होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। तो आपने ये काम किया कि उस नस्ल को बेरारो किया। अब सवाल समाज से ये बनता है कि बेरारो करने का जो काम किया है तहरीक इंसाफ ने, क्या वो दुरुस्त है या गलत है? तो आपको अक्सर वालिदैन ये कहते हुए मिलेंगे कि ये गलत है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अब मिसाल के तौर पर अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, बहुत अहम है, और वो मैं चाहता हूं कि वो बात आप और जैदी साहब दोनों नोट भी करें। अब आप देखिए कि छह जजेस ने लेटर लिखा है और ये कहा कि जनाब इशारा है एजेंसियों की जानिब के वो दबाव डालते हैं और दबाव डालकर वो फैसले करवाते हैं। अब मैं आपको एक डिटेल दे रहा हूं, तो काइंडली आप इसको नोट करते चले जाइए। अब ये छह जजेस हैं, इन 6 जजेस के केसेस देखिए आप। 16 केसेस
बाबर सत्तार के पास आए, 4 पीटीआई के हक में दिए गए, 1 खिलाफ दिया गया, बाकी पेंडिंग में, बाकी पेंडिंग में, ठीक है ना। मोहसिन अख्तर कियानी के पास 16 केसेस आए, 8 उन्होंने पीटीआई के हक में दिए, 1 खिलाफ दिया और बाकी पेंडिंग में है। तारिक जहांगीरी के पास 15 केस आए, 4 के पीटीआई के हक में 9 का फैसला पीटीआई के हक में दिया, 1 खिलाफ दिया, बाकी पेंडिंग में है। अरबाब ताहिर के पास 21 मुकदमे आए, 11 पीटीआई के हक में दिए, 1 खिलाफ दिया, बाकी पेंडिंग में। और वो जो समिया रिफत है उनके खिलाफ, उनके पास 14 मुकदमात आए, 7 पीटीआई के हक में दिए, 1 इल्तवा में डाला, बाकी आज तक इल्तवा में पड़े हुए। अब ये बनते हैं 76 मुकदमात। कितने बनते हैं? 76 मुकदमात। 76 मुकदमात में से 39 मुकदमात में आपने पीटीआई को रिलीफ दिया। तो मेरा सवाल ये है जजेस से और तमाम पीटीआई के यूथ विंग से और तमाम पूरे पाकिस्तान से कि ये 39 मुकदमात क्या पाकिस्तान की एजेंसी ने दबाव में लाकर जो है जजेस से करवाए? क्या पाकिस्तान की एजेंसीज ने करवाए? अगर पाकिस्तान की एजेंसीज उनके खिलाफ है, पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ है, तो ये मुकदमात उनके हक में कैसे हुए 39? तो बात यह है कि आप अपने मफादात के लिए, आप अपने चंद मफादात के लिए पूरी कौम को गुमराह करते हैं, पूरी कौम में इंतशार पैदा करते हैं और फिर ये कहते हैं कि कानून पर अमल किया जाए, अच्छा आजाद होनी चाहिए। इसमें ये भी चीज हो सकती है क्योंकि जो खत लिखा गया उसमें ये पॉइंट आउट तो नहीं किया गया कि कौन से मुकदमात में हमें जो है वो मुदाखलत की गई और कौन से में नहीं। और अगर ये जैसे आप बता रहे हैं 79 मुकदमात, तो हो सकता है कि वो इस पे बात कर रहे हो कि मुदाखलत की गई और हमसे ये फैसले जो है इस तरह से करवाए गए जो हम नहीं चाहते थे। तो इसमें पीटीआई वाला तो पॉइंट आउट नहीं किया गया वहां पे। नहीं, पॉइंट आउट है, पॉइंट आउट है। इस पर पॉइंट आउट ये है कि 39 केसेस पीटीआई के हक में क्या एजेंसीज करवाएंगी? ये सवाल तो है ना वारिस साहब। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले गए हैं, हो सकता है कि जजेस की जानिब से इसको भी पॉइंट आउट किया गया हो कि हम इसको फैसला ये नहीं था दुरुस्त फैसला, लेकिन मुदाखलत की वजह से ये फैसला देना पड़ा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि टेहरियान का जो आपने हवाला दिया है, तो फिर क्यों दिया है? वो आपने इसी के केस का हवाला क्यों दिया है और किसी केस का हवाला क्यों नहीं दिया? आप ये कहते हैं ना कि तमाम के तमाम मुकदमात में हम पर दबाव है, ठीक है, तो तमाम के तमाम से मुराद है कि यहाँ पर भी दबाव होना चाहिए था, यहाँ तो आपके दबाव नजर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ये एक बयानिया बनाया गया है और ये बयानिया, ये तमाम जजेस, ये मेरी प्रिडिक्शन है, सुन लीजिए। सोए मोटो का मैं आपको आज रिजल्ट बता रहा हूं कि ये जो तफसीलात मैंने आपको दी हैं, ये तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के पास भी होंगी। जब ये सवाल आएगा, जब ये सवाल किया जाएगा, तो उन जजेस के पास क्या जवाब होगा, ये उनकी आइंदा के मुलाजमत और आइंदा की नौकरी का एक ऐसा खतरनाक मोड़ होगा जिसमें पीटीआई फिर एक नया जो है बयानिया बनाने की कोशिश करेगी और अदलिया को मिलान किया जाएगा। ये आज आप मेरी बात याद रखिएगा, ये आज 2 अप्रैल है, मेरी बात आप ये याद रखिएगा, समझे? अब आप आइए उस सवाल की जानिब जो आपने किया था। बात यह है कि देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, आपने वो फैसला चैलेंज किया स्पीकर ने, और पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई जो नुमाइंदे हैं मखसूस नशिस्तों के, उनसे हलफ लिया जाए।
आपने हलफ नहीं ली दिया, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है या कानून पसंदी है? क्या है ये? क्या कहेंगे आप उसको? अदालत जी का जी। हुक्म है, अदालत का हुक्म है। हम्म। तो जब चीफ मिनिस्टर से लेकर स्पीकर तक अदालती हुक्म को ना माने, 804 के कैदी के हुक्म पर और उसकी बात को आयत समझकर गणेश अमल करे, तो ये इंतशार नहीं तो और क्या है? मुझे वारिस बताइए साहब, और क्या है? माजी इलेक्शन से कुछ महीने कबल तक के अगर आप केसेस देखें, अदालती फैसले देखें, तो अदालती फैसलों को रोंदा गया है। वो इदारों की जानिब से भी, वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनकी जानिब से भी। लेकिन उसमें यह है कि अदालती रिएक्शन उस पर जो है वो सामने भी आया कई जगहों पे, जो आप इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से देख लें कि वो उनको जो है वो बर्खास्त किया गया। एमपीओ के तहत जो शाहरियार अफरीदी खान साहब को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, और उस पर अदालत ने फैसला दिया था और रोका था, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया और उस पर रिएक्शन भी आया। तो इस तरह के दर्जनों केसेस ऐसे थे कि जहां पे अदालती फैसलों को रोंदा गया है और नजर आया ये। नहीं नहीं, अदालती फैसलों को कौन रौंद रहा है? आज के सिनेरियो में अदालती फैसले को वो चीफ मिनिस्टर, केपी के और स्पीकर रौंद रहे हैं या मैं रौंद रहा हूं? कौन रौंद रहा है? अदालत के फैसले को कौन रौंद रहा है? और दूसरी बात ये कि ये जजेस, जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो अपने आप को सबसे बड़ा सरपंच कहते हैं इस जजेस लेटर का, बात यह है कि उन्होंने निगरां वजीर आजम को, निगरां वजीर दाखिला को और सेक्रेटरी दाखिला को तो बुलवा लिया था, ठीक है, तलब किया था। आप एजेंसी के आदमी को नहीं तलब कर सकते? आपका इख्तियार है आपका इख्तियार। ये जब सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठेगा तो मैं तो हैरान हूं, मैं तो परेशान हूं कि ये क्या जवाब देंगे कि जो आपके पास इख्तियार है, जब आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या ये जज नौकरी पर रहने के अहल हैं? नहीं है। इसलिए कि जो जज अपने इख्तियारात को नहीं समझ सकता, वो इंसाफ क्या देगा? वो तो दबाव में, कल एजेंसी का दबाव है, आज मुझे तो पीटीआई का पूरा दबाव नजर आ रहा है कि 40 केसेस आपने उनके हक में दिए। इसका मतलब पीटीआई का दबाव है। क्या पीटीआई की भी एक एजेंसी के तौर पर खुतूत में जो है ना उसका जिक्र किया गया बेनसुतूर? मैं तो यही समझ रहा हूं, इसके अलावा तो कोई इसका मुझे तो हल ही नजर नहीं आता इसका। वारिस तो साहब, इक़्तिदार में बैठे लोग जो है वो दर्जनों मुकदमात में जो थे तलब थे, और उसमें दर्जनों मुकदमात थे, लेकिन वो लोग भी तो आके इक़्तिदार में बैठे हैं और सबके सब जो है वो सफाया कर दिया गया मुकदमात का। नहीं, सबके सबका सफाया जो है ना, आप जिस तरीके से आपको बर्रियत मिल रही है ना कानूनी तौर से, आप अपने, यानी पीटीआई अपनी बर्रियत पर तो कह रही है कि यह कानूनी फैसला है, और दूसरों की बर्रियत पर कह रही है कि जनाब उनको जो है ना नवाजा गया है, उनको जो है ना फेवर दिया गया है। तो भैया ये दोहरा मयार, ये दोगलापन, ये अब नहीं चलेगा इस समाज में। हम जैसे अभी लोग जिंदा हैं जो कि आपकी इंतशार पसंदी को, आपकी फितना परवरी को रोकने के लिए आखिर दम तक जो है, जब तक सांस में सांस है, हम पीटीआई की फितना परवरी को रोकेंगे, हर सूरत रोकेंगे। ठीक है। रजा सैयद साहब, सेनेट के इंतखाबात हुए और फेवरेट पर्सन जो है फैसल वावडा साहब जीत गए, और ये पिछले प्रोग्राम में हमने इसको डिस्कस भी किया था, ज़ेरे बहस भी लाए थे, और फैसल वावडा साहब यहाँ पे विन कर गए। इसाक डार साहब हैं, मुसद्दक मलिक साहब हैं, राना महमूदुल हसन साहब हैं। फैसल वावडा साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रजा सैयद साहब, रजा साहब लाइन पे शायद नहीं है मौजूद। वारिस साहब आप इस पे कुछ कहना चाहें? रजा सैयद साहब आते हैं तो फिर उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। वो हमजा, आपको याद होगा आप ही का इत्तेफाक से प्रोग्राम था, मैंने आपसे ये बात कही थी कि रजा साहब ये कह रहे थे कि फैसल वावडा जो है ना एमक्यू नुमाइंदे हैं,
तो मैंने उस पर फौरन आप दुरुस्त किया था, आपको भी और रजा साहब को भी, कि एमक्यूएम के नुमाइंदे नहीं है, बल्कि वो जो है एमक्यूएम के जो 15 वोट हैं वो तो उनको मिलेंगे, बाकी उनको 7 वोट जो है ना पीटीआई पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से लेने पड़ेंगे। याद है आपको ये बात मैंने कही थी? बिल्कुल, आपने इसको पॉइंट आउट किया था जी। तो मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि एमक्यूएम जो है ना अपना नुमाइंदा खड़ा करेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 21 वोट हम अपने नुमाइंदे को देंगे, उसके बाद जो वोट बचेंगे हमारे वो हम फैसल वावडा को दे देंगे। गोया के फैसल वावडा पीटी एमक्यूएम का नुमाइंदे नहीं थे। आज ये पता चला कि उनको उनके लिए पीपुल्स पार्टी ने अपना एक नुमाइंदा विड्रॉ करवाया है। गोया के वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए, गोया उनके अक्सर उनके फेवर से मुंतखब हुए। तो जहां तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो ये तो इस्टेब्लिश वो खुद अपने अमल से कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा से ही, जो कि मैं अक्सर कहता चला आ रहा हूं, कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, जिस तरीके से जमात इस्लामी है। ये एक सेकुलर कलर और जमहूरी कलर अपने आप पर तारी करके, लिबास पहनकर, जैसे कि आज पीटीआई जमहूरी बन रही है, लेकिन है तो वो उन्हीं की पैदावार, आप पारा की पैदावार है। आप पारा ने सिस्टम बिठाया था, ठीक है ना। तो बात यह है कि ये फैसल वावडा जो है, ये असल में पीपल्स पार्टी को किसने मजबूर किया, ये होता है दबाव ये होता है, ठीक है ना। बात यह कि दबाव के तहत पीपल्स पार्टी ने फैसल वावडा को मुंतखब किया, फैसल वावडा मुंतखब हो गया। अब देखना यह है कि क्या फैसल वावडा सिंध की या कराची की तर्जुमानी करते हैं या नहीं करते, जो मैं समझता हूं कि वो नहीं करेंगे, इसलिए कि जहां से वो मुंतखब करवाए गए हैं, जाहिर है कि उनको उनकी तर्जुमानी के लिए लाया गया है, तो वो उन्हीं की तर्जुमानी करेंगे, ना वो पीपुल्स पार्टी की करेंगे, ना वो सिंध की करेंगे, और न ही वो कराची की तर्जुमानी करेंगे। यह है सिंपल सा फार्मूला। अब आ जाइए दूसरी तरफ, जो आपने मुस्लिम लीग की बात की, तो मुस्लिम लीग के पास तो पंजाब में इतनी अक्सरियत है कि वो बआसानी अपने सेनेट के नुमाइंदे मुंतखब करवा सके। मोहम्मद औरंगजेब साहब भी, मोहम्मद औरंगजेब साहब जी, मैं यही आप सर्च कर रहा हूं ना, कि उनके पास इतने नुमाइंदे हैं कि वो बआसानी मुंतखब करा सकते हैं। तो अनोशा रहमान से लेकर इसार डार या तसद्दुक हुसैन, मुसद्दिक मलिक साहब या मुसद्दिक मलिक साहब या जो भी है, तो वो मुंतखब हो गए। तो ये अचंभा नहीं है, अचंभा ये है कि वावडा साहब मुंतखब हो गए। सर बनता था फैसल वावडा साहब का, अच्छी खबरें भी वो जो हैं वो देते रहे। ये तमाम तर सूरत हाल है खतूत के हवाले से, और इस पे जो है वो ये तशवीशनाक हालत जो है वो सामने आ रही है, जिसमें 6 जजेस की जानिब से पहले ख़त लिखा गया, और अब जो है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब समेत 8 जजेस को मज़ीद खतूत मौसूल हुए, और इसमें थ्रेट उस चीज़ को कंसीडर किया गया, और एंथ्रैक्स उसका मतन जो है वो कंसीडर किया गया। अब इस पे आला अदलिया जो है वो किस तरह से तहकीकात करती हैं, और कौन से ऐसे किरदार हैं जो आला अदलिया के इन मुअज़्ज़ज़ जजेस को जो है वो थ्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये भी आला अदलिया पे ज़िम्मेदारी है, और उस पे वो किस तरह से फ़ैसलों को और इसकी तहकीकात करवा के उन जो किरदारों को सामने लाते हैं। अपने मेज़बान हमज़ा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।